हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। बात कर ले हम किंडरगार्टन की या फिर हो क्लास 12th, यहां पर आपको सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट और वो भी पूरे क्वालिटी कंटेंट के साथ। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। कहने का मतलब यह है कि ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है और इसके माइंड मैप को हमने देख लिया है, इसके एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट, और अब बारी है कि हम देखें अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को और इस चैप्टर को थोड़ा और क्लियर और मजबूत बना लेते हैं। कौन कौन से बेहतरीन सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं, हम सबके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। कौन कौन से बेहतरीन सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने हमसे पूछा है, हम इन सारे क्वेश्चंस को आज सॉल्व करने वाले हैं। कुल मिला के 8-9 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो और क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं कि मतलब इस चैप्टर से जहां से भी बन सकते थे, कोशिश की गई कि उस सारे क्वेश्चंस इसमें बने हो, सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं, ताकि कोई भी पॉइंट हो, कोई भी टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर कर पाएं। तो एक एक करके हम देखेंगे कि कौन कौन से बेहतरीन सवाल हमसे पूछे गए हैं। तो पहला सवाल इसी प्रकार हमारे सामने आ चुका है, जरा गौर करिएगा क्या है, क्या कहता है। ये कह रहा है इलैबोरेट हाउ इन्वेशन बाय एन एलियन स्पीशीज रिड्यूसेस द स्पेशियस डाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया। दो तीन चीजें हैं जिस पर हम गौर करेंगे। एक है हम कह रहे हैं कि एलैबोरेट हाउ इन्वेशन बाय एलियन स्पीशीज, एक पॉइंट। ये करता क्या है, तो ये रिड्यूस करता है, और किस चीज को रिड्यूस कर रहा है, तो स्पेशियस डाइवर्सिटी किसी एक एरिया में। ठीक है, कहने का मतलब है कि एलियन स्पेशियस इन्वेंशन जो है ये किसी एरिया में स्पेशियस डाइवर्सिटी को जो है वो रिड्यूस करता है। इसके ऊपर हमें कुछ डिस्कस करना है। क्वेश्चन समझ में आया हमारा क्या है, और अब हमें इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करना है। बात ऐसा है, कहता है कि ए डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन कैन हैपन व्हेन एलियन स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड विद नेटिव स्पीशीज। अब क्या है कि नेटिव स्पीशीज के साथ अगर हम किसी एलियन स्पीशीज को अगर हम वहां पर डालते हैं, तो इसके इस वजह से दो चीजें हो सकती हैं। या तो उनके नंबर्स में गिरावट देखने को मिलेगी, और हो सकता है कि वो गिरावट ऐसा भी हो कि वो एक्सटिंक्शन का कारण बन जाए। तो वही कह रहा है कि ए डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन कैन हैपन व्हेन एलियन स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड विथ नेटिव स्पीशीज। द इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज चेंज एन एंटायर हैबिटेट। जो स्पीशीज आएगा, इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज कहने का मतलब है कि हम एलियन स्पीशीज की बात कर रहे हैं। तो जो एलियन स्पीशीज आएगा, जिसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके पास हो सकता है कि वो जो है वो पूरे हैबिटेट को चेंज कर दे। अब वो पूरे हैबिटेट को कैसे वो चेंज कर सकता है, बिकॉज मैनी नेटिव स्पीशीज थ्राइव ओनली इन ए पर्टिकुलर other invaders through they do not change a habitat, endanger single species or even entire group of them in various way। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि एक केस स्टडी इन ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका का एक केस स्टडी है जो ये सजेस्ट करता है दैट व्हेन एलियन एक्सोटिक स्पीशीज नील पर्च वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लेक। तो लेक में क्या हुआ, एक एलियन स्पीशीज दैट इज की नील पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया, एंड एज ए रिजल्ट क्या देखने को मिला कि पहले से उस लेक में जो करीब करीब 200 स्पीशीज थे किकचिल्ड्स के, उनका वो धीरे धीरे वो गायब हो गए। तो वही कह रहा है वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लेक विक्टोरिया, इट लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ 200 स्पीशीज ऑफ किकचिल्ड्स इन द लेक। तो मतलब ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि कैसे एक एलियन स्पीशीज जो है वो कॉज कर सकता है एक्सटिंक्शन को। इसको आप नोट कर लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, फिर हम आगे चलेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे, डिस्कस करेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। फिलहाल आप इसको देख ले, किसी तरीके का डाउट है मन में आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे जंप करना चाहेंगे। जंप करते हैं आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हमसे क्या कहता है, इसके ऊपर एक नजर डालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कुछ ऐसा कि हाउ कैन यू एज एन इंडिविजुअल प्रिवेंट द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आपको दे दी गई है। कह रहा है कि हाउ कैन यू, आप कैसे कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, आप अकेले हैं और आपको प्रिवेंट द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है उसको रोकने को मांगता है अपने को। बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है उसको रोकने को मांगता है, और तुम एज एन इंडिविजुअल तुम ये काम कैसे करोगे, तुम्हें ये बताना है। सर हम तो ये काम कर लेंगे, चैप्टर पढ़ा है हमने प्रॉपर, जानते हैं बायोडाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंस को,
हम करेंगे लोगों में जागरूकता फैलाने का काम। लोगों को बताएंगे कि बायोडाइवर्सिटी ने हमें बहुत कुछ दिया है, इस नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें जरूरत है कि उसको कंजर्व करके रखें। जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उन सबको बचा करके रखना जरूरी है। वाइल्ड लाइफ हंटिंग जो है, जाना जंगलों में और हंटिंग करना, इस पर रोक होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज कि किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जाने से हो सकता है हमारा ये पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाए। तो इस डाइवर्सिटी को, इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में मौजूद जो डाइवर्सिटी है, फिलहाल हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग जो हमने 1.7 से 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीशीज के बारे में पता लगाया है, उसके बारे में जो हम जान रहे हैं, सबको कंजर्व करके रखना, और खास करके उनको भी जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं लेकिन वो इस धरती पर पाए जा रहे हैं। तो मतलब हमारा कहने का ये है कि जो भी चीज़ हमारी है इस धरती पे, उसको बचाया जाना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं हम बोलेंगे, लोगों में जागरूकता फैलाने का काम हम करेंगे, और कुछ इन्हीं तरीके के स्टेप्स से हम अपने इस बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। तो सवाल हमारा वही था ना कि हाउ कैन यू एज एन इंडिविजुअल प्रिवेंट द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बस इसका आंसर हम ये करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी कैन सेव बाय इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्ट कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसी रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो एक कहने का मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए हमें एक स्ट्रिक्ट कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी लाना चाहिए, पॉलिसी लाना चाहिए। किसके रिगार्डिंग? तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो इस नेचुरल रिसोर्स को जो हम यूज करते हैं, कितना कोई इंसान यूज कर सकता है, उसका लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर नेचुरल रिसोर्स का भंडार मिलता है तो वो अनलिमिटेड तरीके से उसको खर्च कर दिया जाए, तो ऐसा क्या होगा कि एक समय आने के बाद आपको वो नहीं मिलने वाला है। तो एक लिमिट होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, पॉलिसीज कुछ होनी चाहिए। आफ्टर दैट हम बायोडाइवर्सिटी को थोड़ा कंजर्व कर सकते हैं। वी ह्यूमंस बीइंग शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। हम इंसान ये चीज जानते हैं ऑलरेडी, बायोडाइवर्सिटी और उसकी इंपॉर्टेंस का हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में। बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम फूड चेन को ही पकड़ के अगर समझने की कोशिश करें, तो फूड चेन को पकड़ के अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर तक कहानी जाती है। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर है, मान लो प्लांट से। अब इस प्लांट को खाया किसी ग्रास हॉपर ने, इस प्लांट को खाया किसी ग्रास हॉपर ने। अब इस ग्रास हॉपर को कोई खा रहा है, कोई किसी फ्रॉग ने अपना भोजन बनाया। इस फ्रॉग को कौन खा रहा है? तो इस फ्रॉग को कोई स्नेक अपना भोजन बनाता है। इस स्नेक को खाने वाला कोई और नहीं, कोई एक ईगल है। फिर इसी तरीके से ये फूड चेन जो है वो आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। तो इसमें जो अलग अलग स्पीशीज हैं, ये जो बायोडाइवर्सिटी में, इस डाइवर्सिटी में बायोलॉजिकल वर्ल्ड के जो स्पीशीज हैं, इनका जाना पूरे हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। सो हमें बचाना जरूरी है। वही कह रहा है कि वी शुड ट्राई टू स्प्रेड अवेयरनेस इन दिस सोसाइटी अबाउट द कंजर्वेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो हमें एज एन इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर लोगों के बीच जाएंगे, हम जाएंगे मोहल्ले में, लोगों की भीड़ जुटेगी, अपने दोस्तों के साथ इस बारे में हम बात कर सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को बचाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। द कंजर्वेशन लाइक नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज शुड बी प्रोटेक्टेड। तो जैसे कि द कंजर्वेशन लाइक नेशनल पार्क, जैसे नेशनल पार्क का आना, सेंचुरीज का आना, इसको प्रोटेक्ट करके रखना जरूरी है, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्शन दे करके रखते हैं, उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट बना करके देते हैं ताकि वो अपने नेचुरल लाइफ स्टाइल के नेचुरली जैसा उनका लिविंग कल्चर है, जिस तरीके का उनका ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरीके का हैबिटेट है, उसमें वो फिट बैठ सके और उसमें अपना लाइफ को वो आसानी से वो चला सके। फॉरेस्ट हंटिंग शुड बी बैन। जो डिस्कशन हमने किया कि फॉरेस्ट हंटिंग को बैन करना चाहिए, जस्ट बिकॉज की किसी एक वाइल्ड एनिमल जो कि जिसकी संख्या ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी है, वो रेड लिस्ट में शामिल है। रेड लिस्ट कहने का मतलब ये है, रेड लिस्ट हम जानते हैं क्या होता है, इंडेंजर्ड स्पीशीज को हम उस लिस्ट में रखते हैं कि ये स्पीशीज जो है एक समय बहुत ज्यादा थे, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अभी के समय में हमें पता चल रहा है कि स्पीशीज की संख्या जो है वो बहुत कम हो चुकी है। यही सब कुछ चीजें हैं, तो उसको बैन करना चाहिए। एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नीड्स टू बी अवॉइडेड। बहुत ही ज्यादा उसको धड़ल्ले से यूज करना, अब कोई चीज मिला है तो उसको लिमिट में खर्च करना होता है, और एक होता है उसको बिल्कुल ही इस प्रकार से हम खर्च कर रहे हैं कि हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तो उस तरीके से उसको ना होना चाहिए। ये सब कुछ स्टेप्स हैं जिसको एज एन इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा
इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपने बायोडाइवर्सिटी को इस तरीके से हम बचा सकते हैं। तो ये रहा है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने, इसको भी आप नोट करेंगे, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकालेंगे। किसी तरीके की दिक्कत, मन में तकलीफ आपको अगर होती है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। फिलहाल ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। हम आगे चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, डिस्कस करेंगे कि तीसरा सवाल हमसे क्या बोल रहा है, राइट। तो भाई साहब आगे हमारे सामने हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा जरा, कहता है कैन यू थिंक ऑफ एन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बिसाइड्स एनालॉजी यूज्ड बाय पॉल एनरिच फॉर द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द डाइवर्सिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। तो मतलब पॉल एनरिच ने बोला था कुछ ऐसा, क्या बोला था भाई साहब ने, तो इन्होंने कहा था कि जो हमारा डाइवर्सिटी है और स्टेबिलिटी की बात करें इकोसिस्टम की, तो डाइवर्सिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम जो है उनमें डायरेक्ट रिलेशन है। तो मतलब जैसी डाइवर्सिटी होगी उसके अकॉर्डिंग क्या है, स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बारे में हमसे बात कर रहा है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को लेकर के चले तो पॉल एनरिच ने एज्यूम किया था इकोसिस्टम को एज एन एरोप्लेन। तो उन्होंने एरोप्लेन को एज एन इकोसिस्टम उन्होंने एक कंसीडर किया, उन्होंने मान लिया एंड ज्वाइंड बाय थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स। अब रिवेट्स क्या है, तो हम कह सकते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनसे मिलकर के हमारे ये एरोप्लेन बना है, राइट। तो ये ऐसे थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स से ये जुड़ा है, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनसे वो बना है। कह रहा है कि विच डिनोट्स द डाइवर्स स्पीशीज, और ये बता रहा है कि बहुत बड़ा डाइवर्स स्पीशीज। तो कहने का मतलब है कि इस रिवेट्स की बात करें तो अलग अलग एरोप्लेन की अगर हम बात करते हैं तो उसके अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के पार्ट्स लगते हैं, अलग अलग उनका फंक्शन होता है। सेम एज दैट की जो रिवेट्स लगा है वो डिनोट कर रहा है डाइवर्स स्पीशीज को। सभी अलग अलग तरीके के, अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग उनका परफॉर्मेंस है। कह रहा है कि इफ एवरी पैसेंजर स्टार्ट्स पॉपिंग आउट द रिवेट, अगर जो पैसेंजर्स हैं उन्होंने क्या किया है कि इन सारे रिवेट्स को एक एक करके पॉप आउट करना शुरू किया है, तो हो सकता है कि फ्लाइट वुड नॉट बी सेफ जस्ट बिकॉज कि इसके पार्ट्स को जब हम बर्बाद कर देंगे, इसके पार्ट्स को जब हम फेंक देंगे, तो उससे क्या होगा कि एरोप्लेन जो है वो हमारा डिस्टर्ब होगा, एरोप्लेन जो है वो हमारा सेफ नहीं रहेगा। सेम वही चीज कहने का मतलब है कि अगर इस इकोसिस्टम में से हम किसी लिविंग को निकाल करके फेंक देते हैं, इस इकोसिस्टम से अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्टर्ब करते हैं, तो हो सकता है कि हमारे ये पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। मान के चलो एक समय के लिए ऐसा कि अगर इस धरती से डिकम्पोजर्स गायब हो जाएं, इस धरती से डिकम्पोजर्स अगर गायब हो जाएं, लेट अस सपोज दैट दिस कंडीशन, तो क्या हो सकता है, जितने भी डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, वो जो भी जब उनकी बॉडी जब वो उनकी डेथ हो जाती है, उनकी बॉडी जब कहीं पड़ी रहती है, तो डिकम्पोजर्स के ना रहने से वो बॉडी वैसे की वैसे ही रह जाने वाली है। तो डिकम्पोजर्स जो है उस बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, तो डिकम्पोजर्स का एक अपना ही इंपॉर्टेंस है। प्रोड्यूसर के ना रहने से कौन इस लाइट एनर्जी को चेंज करेगा, कन्वर्ट करेगा हमारे केमिकल एनर्जी में। तो प्रोड्यूसर की भी अपनी एक खासियत है, प्रोड्यूसर्स जो हैं उनका अपना ही एक रोल है इस इकोसिस्टम में। उसके बाद हम प्राइमरी कंज्यूमर पे आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर पे जाते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर पे जाते हैं, सबका अपना इंपॉर्टेंस है। तो किसी एक के भी जाने से जो है हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, वही चीजें कह रहा है। द फ्लाइट वुड नॉट बी सेफ, ठीक है। फिर आगे की बात करें तो फर्दर मोर विच रिवेट इज रिमूव्ड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब वही है कि यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कि कौन सा रिवेट आप जो है वो रिमूव कर रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कौन सा इंपॉर्टेंट है, वही कहने का मतलब है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनका डायरेक्ट रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे इस एरोप्लेन को उन्होंने एज अ इकोसिस्टम बना। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके इंजन को हम निकाल करके अगर साइड कर दें तो एरोप्लेन का कोई मतलब नहीं बनता है। हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे कि हमारे इस इकोसिस्टम से अगर हम प्रोड्यूसर को गायब कर दें, तो भाई लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज करने वाला कोई रहेगा नहीं। अब कोई रहेगा नहीं तो जो प्राइमरी कंज्यूमर थे वो भी नहीं खुद फुड ले पाएंगे, सेकेंडरी जो प्राइमरी पे डिपेंड थे वो भी नहीं, जो टर्शियरी जो सेकेंडरी पे डिपेंड है वो भी नहीं। तो एक इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। एक्सटिंक्शन विल अकर ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल सोर्सेज बाय ह्यूमन बींग्स। तो कह रहा है कि एक्सटिंक्शन जो है वो होगा, एक्सटिंक्ट होंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो गायब हो सकते हैं। क्यों? तो ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बींग्स, इंसानों के इंटरफेयर के कारण ये सारी चीजें हो रही है। दिस कॉजेज एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में इम्बैलेंस आ सकता है। इफ द इकोटोन स्पीशीज इज रिमूव्ड इट वुड बी ए मोर क्रिटिकल फैक्टर इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इकोसिस्टम।
अब कह रहे हैं कि अब इस इकोसिस्टम में से अगर इकोटोन स्पीशीज को अगर हम गायब कर देते हैं तो ये ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आ सकता है। मतलब उन्होंने एक आर्टिफिशियल सिस्टम एरोप्लेन का बनाया और उसके पीछे साइंटिफिक रीजन जो था ये था। सो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। होप आपको समझ में आया है। अगर इसमें किसी तरीके का डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। फिलहाल आप इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम आगे जंप करना चाहेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखेंगे कि हमारा चौथा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। राइट, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है कि कुछ ऐसा कि थ्रू दी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ स्टार्टेड। अब एक कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई किसके बीच? तो इंसानों के बीच और इस वाइल्ड लाइफ के बीच। स्टार्टेड विद द इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो जैसे जैसे इंसान का इवोल्यूशन हुआ तो ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ में जो है वो एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। क्या है? वर्ड्स पे हम जाएंगे। वर्ड कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। कैसे? कह रहा है कि द इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ मॉडर्न मैन। समय के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी थी, मतलब जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता ही चला गया। जस्ट बिकॉज की ह्यूमंस डेवलप हुए तो ह्यूमंस के साथ ह्यूमन का साइंस भी डेवलप हुआ। इंसानों की डिमांड जो है वो बढ़ती चली गई। इन सारी चीजों को देखते हुए कैलकुलेट ये किया गया है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो समय के साथ बढ़ा ही है, घटा नहीं है। जस्टिफाई द आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल। इसको बिल्कुल हम अपने एक जनरल कन्वर्सेशन के से हम समझ सकते हैं। एक समय ऐसा था कि इस धरती पर इंसान नहीं थे। धरती पर इंसान नहीं थे, मतलब ये मास्टरमाइंड जो कहा जाता है, क्योंकि ह्यूमंस को जो है वो इस धरती का सबसे एडवांस एंड उसको बोलते हैं कि सबसे स्मार्ट लिविंग माना गया। जस्ट बिकॉज कि ह्यूमंस जहां तक सोच सकते हैं वहां तक कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ब्रेन का, अपने नर्वस सिस्टम का यूज उस तरीके से नहीं कर पाता। तो कहने का मतलब यह कि जब इवोल्यूशन नहीं हुआ था इंसान का, जब होमोसेपियंस नहीं थे इस धरती पे, तो जो वाइल्ड लाइफ से जो अपने हिसाब से चल रहा था वो नेचुरली चलता गया। अब ह्यूमंस आए, इन्होंने अपने कंफर्ट के हिसाब से क्या किया? व्हीकल्स लॉन्च करना शुरू किया। ट्रेन आए। ट्रेन आने का रीजन ये हुआ, जंगल को बीच से काट के हमने रेलवे लाइन निकाल दिया। इसके बाद हमने एज अ फ्यूल अब चाहिए था कुछ, तो हमने क्या किया? कोल का यूज करना शुरू किया। अब हमने कोल और जो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है हमने उसको यूज में लाना शुरू किया। रिजल्ट, पहले से ये सब चीजें वहां पर जैसी है वैसी, अब हमने उसमें से निकालना शुरू किया और यूज करना शुरू किया। एंड एज अ रिजल्ट हमारा वो नेचुरल रिसोर्स जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। राइट, उस जंगल के कटने से वहां के पेड़ गए तो गए। अब उस एरिया में अगर कोई वाइल्ड एनिमल रहता था तो वो भी गया। फिर हम ये चीज देखते हैं कि जहां व्हीकल्स चल रहे हैं वहां से निकलता एयर पॉल्यूशन उस एटमॉस्फेयर में रहने वाले अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्टर्ब करता है। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स से लेकर के हम लोग लाइकेन तक में देखते हैं कि पॉल्यूशन होने से इनकी संख्या जो है वो घट जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि इस इंसान के बढ़ने से जो हमारा वाइल्ड लाइफ है और जो हम ह्यूमंस हैं, इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है। कहता है वही कि द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ स्टार्टेड विद द इवोल्यूशन ऑफ मैन। इंसान के आने से और उसके शैतानी दिमाग से स्टार्ट होता है। द इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ मॉडर्न मैन। तो आज के समय में है, अगर मुझे कुछ कंफर्टेबल लगेगा, जैसे मोबाइल फोन्स का ना आप कहते हैं ऐसा कि इससे निकलता जो रेडिएशन है वो बर्ड्स को डिस्टर्ब करता है, वही चीज है कि मॉडर्न मैन की एक्टिविटी से ये सब हो रहा है। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ईयर्स अगो ह्यूमन स्टार्टेड एग्रीकल्चर एंड स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग एंड लेट ऑन चेंज द ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड। समय बढ़ता गया, आबादी बढ़ती गई, बढ़ती आबादी के साथ ओवर एक्सप्लॉइटेशन होना शुरू हुआ। Increased population resulted in increased needs which are leading to 100 to 1000 times faster exploitation of the natural resource। मतलब एक बढ़ती आबादी बढ़ना, डिमांड का बढ़ना, ज़रूरत का बढ़ना। अब इसका नतीजा ये होता है कि पहले के मुकाबले अभी 100 से 1000 गुना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स का खपत जो है वो हो रहा है। इंक्रीज इन द मेडिसिनल फैसिलिटी एंड इंक्रीज टेक्नोलॉजी, द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन इंक्रीज which resulted in over exploitation and intensity of the conflicts increase। अब क्या है कि इंसानों ने दिमाग लगाया, साथ में ऐसा है कि इंसानों ने मेडिकल फील्ड में थोड़ा इजाफा किया, कुछ अच्छी चीज़ों को लॉन्च किया, जिसके कारण ह्यूमंस का लाइफ स्पैन जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया और ह्यूमंस का लाइफ स्पैन थोड़ा और बढ़ा और वाइल्ड लाइफ के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी इसके साथ और बढ़ा। तो ये इस क्वेश्चन का छोटा सा आंसर है। मतलब आज क्वेश्चंस के लेवल की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि मतलब इसको हम ईजी वे में समझ सकते हैं, आसानी से अपने लैंग्वेज में इसको हम आंसर कर सकते हैं। फिलहाल आप इसको नोट करेंगे, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम आगे चलेंगे, डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 को कि हमारा 5वां सवाल हमसे
क्या पूछा गया है, राइट। चलिए पांचवा सवाल हमारे सामने आ गया, बेहतरीन सवाल है, क्या है एक नजर डालते हैं। कहता है कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम सर्विस। इकोसिस्टम क्या है, यहां से शुरू हुई कहानी, आज हमारे पास आ पहुंची इकोसिस्टम सर्विस क्या है इसके ऊपर। तो व्हाट इज इकोसिस्टम सर्विस, आगे हमसे बोलता है कि लिस्ट एनी 4 इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेचुरल इकोसिस्टम। तो इस नेचुरल इकोसिस्टम लिखता है। अब बोलते हैं सर इकोसिस्टम नेचुरल नहीं होता है, हमने देखा था कि नेचुरल इकोसिस्टम लिखता है, हमने आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा है ना, जैसे कि एग्जांपल में एक्वेरियम। तो वही कह रहा है कि चीजों को और सही और एक्यूरेट बनाने के लिए इसने इकोसिस्टम वर्ड से पहले नेचुरल लिख दिया, और इसे कहने का मतलब है कि नेचुरल इकोसिस्टम जो हमें प्रोवाइड करता है, कुछ उसके जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। और एक और चीज कि आर यू इन फेवर और अगेंस्ट लिविंग ए चार्ज ऑन दिस सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इकोसिस्टम। तो जो ये इकोसिस्टम जो सर्विस हमें दे रहा है, आप उसके फेवर में हैं, आप उसके अगेंस्ट में हैं, इसके ऊपर भी एक छोटा सा डिस्कशन। तो क्या होता है सर्विस, तो द सर्विस दैट प्रोवाइडेड बाय द इकोसिस्टम आर कॉल्ड द इकोसिस्टम सर्विस। अब इस इकोसिस्टम जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, इसको हम इकोसिस्टम सर्विस के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि हम मान सकते हैं इस ऑक्सीजन का हम तक पहुंचना, हमारे पास वो चीजें, हमारे पास वो हमारे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा है कि हमारे अंदर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम रेस्पिरेशन करते हैं। अब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हम करते हैं, तो जो हमारा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसमें जो हम एयर को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते हैं, हम इनहेल करते हैं पूरे के पूरे एयर को। ऐसा कोई नाक के नीचे फिल्टर नहीं लगा कि हम सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं। उस एयर में मौजूद ऑक्सीजन जो है वो जाकर के हमारे फूड के साथ रिएक्ट करता है एंड एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट करवाता है, एंड आउटपुट जो है वो हमारा वो CO2 के रूप में, फिर वो बाकी अदर गैसेस के साथ वो CO2 हमारा बाहर की ओर आ जाता है, कुछ ऐसा है। तो हमें O2 की जरूरत है और ये नेचर हमें O2 दे रहा है। नेचर कैसे दे रहा है, तो नेचर में मौजूद जो पेड़ पौधे हैं वहां से हमें देखने को मिल रहा है। मेडिसिनल फैसिलिटीज हमें देखने को मिल रहा है, खाना पीना हमें यहां से मिल रहा है। तो हमारा जो इस तरीके का जो सर्विस है ना, इसी को हम लोग इकोसिस्टम सर्विस के नाम से जानते हैं, राइट। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं होनी चाहिए, आसान सी चीजें हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि 4 इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम सर्विस के बारे में, तो 4 इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम सर्विस के बारे में अगर हम बात करें, तो 4 इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम सर्विस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो क्या हो सकता है, तो जैसे कि प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर। अब इस पानी और ये जो एयर है और ये जो वाटर है, इसके प्यूरिफिकेशन तक कहानी आ गई। इसके प्यूरिफिकेशन के बारे में बात करें, इट प्रोवाइड्स द हैबिटेट एंड फूड टू द वाइल्ड लाइफ। हैबिटेट एज वेल एज फूड जो है वो देना, ये भी इस इकोसिस्टम का काम है, ठीक है। कहां से आता है फूड, इसी इकोसिस्टम से तो निकल करके आता है। तो एक वो फैक्टर हो गया। फिर कॉमर्शियली एज वेल एज द मेडिसिनली इंपॉर्टेंट ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट ट्रीज। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हमें मेडिसिन की जरूरत है, कहां से मिलेगा, यहीं से मिलने वाला है, यही हमारा ऑप्शन सी जो है ये हमारा। फिर हमारा अगला पॉइंट है, चौथे पॉइंट की तरफ चले। 4 इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम सर्विस के बारे में था। चौथा पॉइंट कहता है कि इट प्रोवाइड्स द एस्थेटिक प्लेजर, हैव कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो हमारे कल्चरल स्पिरिचुअल वैल्यूज में भी ये हमारा पूरी तरीके से जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये सारे कुछ सर्विसेज हैं जो ये इकोसिस्टम हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो और बिल्कुल हम इसके फेवर में हैं। अगर पूछे आर यू इन फेवर, तो यस आई एम इन फेवर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसको आप नोट करेंगे, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम आगे चलना पसंद करेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, कि उधर हमसे क्या पूछा गया है, राइट। सो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमसे। तो देखिए छठा सवाल हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है कुछ ऐसा कि डिस्क्राइब द कंजम्पटिव यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज फूड, ड्रग्स एंड मेडिसिन्स, फ्यूल एंड फाइबर विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो यहां पर कह रहा है कि कंजम्पटिव यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इस बायोडाइवर्सिटी से जो हम यूज में लेते हैं, उसमें जिन पॉइंट्स के ऊपर हमें हाईलाइट करना है, एक है हमारे पास नंबर 1 इज फूड, नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो ड्रग्स एंड मेडिसिन, एंड नंबर 3 की बात करें तो फ्यूल एंड फाइबर। तो ये 3 चीज जो हम इस नेचर से लेते हैं, इस इकोसिस्टम से जो लेते हैं एंड उसको जो यूज में लाते हैं, इसके ऊपर छोटा सा डिस्कशन करना है एक एग्जांपल लेकर के।
तो बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ गुड्स फ्रॉम एग्रीकल्चर क्रॉप्स टू मेडिसिन, एग्रीकल्चर क्रॉप से लेकर के मेडिसिन तक की कहानी है। एंड फाइबर विच डायरेक्ट वैल्यू एंड कॉस्ट कैन बी असाइन, ठीक है, टू मेडिसिन एंड फाइबर टू विच ए डायरेक्ट वैल्यू एंड कॉस्ट कैन बी असाइन। अब इसमें हम देखते हैं हम एक चीज को, दैट इज की जो एक एक करके था हमारा फूड की बात करें तो हमें नेचर से फूड मिलता है। अब फूड हमें कहां से मिलता है, तो नेचुरली हमारा जो प्रोड्यूसर है, हम जो खेती करते हैं हमें वहां से मिल जाता है। समटाइम्स जो है हम वो डिपेंडेंट है किस पे, अदर एनिमल से, और वो अदर एनिमल भी कहीं ना कहीं वो उन प्रोड्यूसर से जुड़ा है। तो हम नेचर से ये सारी चीजें ले रहे थे। लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड प्लांट्स आर कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बींग्स as food. About 90% of food crops have been domesticated from the wild tropical regions like Chenopodium जो बथुआ जिसे कहते हैं, and Melilotus alba जो है सैंग्रिया। तो यहां से 90% जो फूड क्रॉप्स है वाइल्ड लाइफ से ही निकाल करके लेकर के आए हैं। तो ये हम डिपेंडेंट है फूड पे। अगर ड्रग्स एंड मेडिसिन की बात करें तो हमारा कह रहा है कि द वंडर ड्रग्स पेनिसिलिन used as an antibiotic is derived from the fungus called पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम से हमें पेनिसिलिन देखने को मिला, पेनिसिलिन ही लिखा ना, ठीक है, पेनिसिलिन देखने को मिला। साथ साथ हम अदर ड्रग्स की बात करें, अदर मेडिसिन की भी बात करें तो हम अलग अलग प्लांट्स से उसको निकालते हैं, निचोड़ते हैं, एंड देन हम उसको फिर यूज में लाते हैं। तो ये सारी कुछ चीजें हैं कि ड्रग्स एंड मेडिसिन भी हमें प्राप्त होती हैं इस नेचर से। सो ये पॉइंट है, इसको भी आपको देखना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है फ्यूल। फ्यूल के बारे में बात करें तो फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ फॉसिलाइज्ड बायोडाइवर्सिटी। जो फॉसिलाइज्ड बायोडाइवर्सिटी है, जो फॉसिल फ्यूल बन करके तैयार हुए हैं, इन सब को जो है हम यूज में लाते हैं अपने इन सब को एज अ फ्यूल हम यूज करते हैं, व्हीकल्स में यूज करते हैं, एंड फॉर अदर पर्पसेस टू हम इन सबको यूज में लाते हैं। तो सब कुछ बायोडाइवर्सिटी का दिया हुआ है, इस तरीके से हम इसको ले रहे हैं। सो इसके क्वेश्चन का ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। बहुत ही इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मतलब कि जो आसान है, जो सिंपल है। किस तरीके का अगर आपको इसमें डाउट है तो बिल्कुल ये आप पूछ सकते हैं। फिर हम आगे चलना चाहेंगे अपने अगले सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। डिस्कस करते हैं हम अपने 7वें सवाल को कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है भाई साहब कुछ ऐसा कि स्पेशियस डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन। अगेन एक ऐसा चीज जिसको हमने डिस्कस कर रखा है। डिस्कशन में हमें बस यही देखना है कि अगर हम इस अर्थ को बनाते हैं, बीच से निकला हमारा क्या, तो बीच से भैया निकला हमारा इक्वेटर। अब सवाल ये है कि ये वाला जो रीजन है, दिस इज ए पोल। कौन सा पोल है, तो ये साउथ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, और ये वाला जो है दिस इज दी नॉर्थ पोल। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, ये नॉर्थ पोल। सवाल बस इतना सा है कि अगर हम पोल की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो स्पीशीज का जो डाइवर्सिटी है, स्पीशीज डाइवर्सिटी वो डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। और अगर हम यही इस डायरेक्शन से अगर हम इधर बढ़ते जाएंगे तो हमारा जो स्पीशीज का जो डाइवर्सिटी है वो हमारा बढ़ता हुआ दिखेगा। मतलब इतना सा है कि टुवर्ड्स इक्वेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ने वाला है, एंड अवे फ्रॉम द इक्वेटर मतलब कि टुवर्ड्स पोल जो है वो हमारा स्पीशीज डाइवर्सिटी घटने वाला है। कह रहा है भाई कि स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। पोल की तरफ बढ़ने पे ये घटने वाला है, बिकॉज सनलाइट इज लेस विजिबल ड्यू टू द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, बट एट इक्वेटर पोजेसेस द स्ट्रेट रेज एंड सनलाइट। बस हम ये भी चीज जानते हैं कि बस ये इक्वेटर जो है यहाँ पर सनलाइट जो है वो सबसे ज्यादा है, एंड एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल हमें पोल की तरफ जो है ना बहुत ही कम सनलाइट देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। तो कह रहा है कि पोलर रीजन्स आर जनरली कवर्ड विद स्नो टिल 6 to 7 मीटर, 6-7 मीटर तक स्नो से ढका है। कितना ज्यादा स्नो है उधर। सो टॉप सॉइल इज कंप्लीटली आउट ऑफ वेजिटेशन। ऑब्वियसली बात है, टॉप सॉइल जो उसका कंप्लीटली आउट ऑफ वेजिटेशन है ड्यू टू द स्नो एंड द चिल्ड क्लाइमेट फ्रॉम द आइसबर्ग्स इन द सीज। एंड वैसे भी यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन होने की वजह से यहाँ पर जो है हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लिविंग्स देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग प्लांट्स, इंक्लूडिंग माइक्रोब्स, इंक्लूडिंग एनिमल्स। ये सब को अगर हम लेकर के चले तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कई दफा हमने इसके बारे में डिस्कशन किया। अगर आप कह रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि डिस्कशन नहीं किया तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसके ऊपर के वीडियोस को देखिएगा। हमने कई बार इसके बारे में डिस्कशन किया है, एंड उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा है।
स्टिल किसी तरीके का डाउट आपको है तो आप उसको पूछ सकते हैं, फिर हम उसको आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने कंप्लीट किया इसको आप नोट करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम आगे की ओर बढ़ना चाहेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे और देखेंगे कि हमारा 8वां सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं भाई साहब। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है कि एक्सप्लेन ब्रीफली द रिवेट पोपर हाइपोथेसिस ऑफ पॉल एंड ब्रिज। तो वही मतलब जो एरोप्लेन को इन्होंने जो इकोसिस्टम माना था, रिवेट जो पार्ट्स जो मिलकर के बना रहे थे उस एरोप्लेन को, समथिंग समथिंग, ये क्वेश्चन दोबारा हमारे सामने रिपीट है, अलग तरीके से पूछा है। इस पर नाम दिया एक्सप्लेन ब्रीफली द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस ऑफ पॉल एंड ब्रिज। कहता है कि रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्रेट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए थ्रेट। पॉल साहब ने ये अज्यूम किया था कि ये जो एरोप्लेन है ये एज ए इकोसिस्टम उन्होंने इसको कंसीडर किया था। क्या कंसीडर किया था कि अगर ये एरोप्लेन है सो ये दिस एरोप्लेन इज एक्चुअली एन इकोसिस्टम। फिर कहता है कि एरोप्लेन पार्ट्स आर रेफर्ड टू एज द स्पीशीज ऑफ एन एरिया, और एरोप्लेन के जो पार्ट्स हैं उसको उस एरिया की स्पीशीज के तौर पे कंसीडर उन्होंने किया। 2-3 चीजें हैं, अगर हम उसको समझने के लिए, याद करने के लिए लिख दें तो हम कह रहे हैं ये कि इस एरोप्लेन को उन्होंने क्या कंसीडर किया, तो इस एरोप्लेन को उन्होंने एज ए इको सिस्टम कंसीडर किया। समझ में आ रही है चीजें। और साथ साथ उन्होंने क्या किया कि एरोप्लेन के जो पार्ट्स थे, एरोप्लेन के जो पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स को उन्होंने क्या किया, इसके स्पीशीज के तौर पे कंसीडर किया। क्या कंसीडर किया? स्पीशीज ऑफ एन एरिया, तो उस एरिया के स्पीशीज के रूप में इसको कंसीडर किया। व्हेन एवरीवन टेक्स दिस रिवेट्स, तो जब एवरीवन टेक्स दिस रिवेट्स मतलब जो स्पीशीज है टेक देयर होम, देन इट में लीड ए स्क्रैच इन द सेफ्टी ऑफ फ्लाइट। तो कहने का मतलब जो रिवेट मतलब जो पार्ट है, और पार्ट को हमने क्या कंसीडर किया? स्पीशीज। तो इस एरोप्लेन से जो इसके रिवेट को निकालेंगे, मतलब इसके इकोसिस्टम से अगर हम किसी स्पीशीज को निकालते हैं, तो जैसा कि उस पार्ट के निकलने से एरोप्लेन में किसी तरीके का डिस्टर्बेंस आ सकता है, सेम एज दैट किसी स्पीशीज को इस इकोसिस्टम से जब हम बाहर करेंगे तो हमारा ये इकोसिस्टम जो है ये भी डैमेज हो सकता है, इसमें भी परेशानी आ सकती है। वही कह रहा है कि एंड इट इज द कंटिन्यू टू रिमूव मोर एंड मोर रिवर्स, ही प्लेन्स बिकम डेंजरसली वीक सम आफ्टर सम टाइम, ओवर सम टाइम। जो भी है कहने का मतलब है कि इसके बाद एक स्पीशीज को निकाल दिया, दूसरे बार दूसरे पार्ट को निकाल दिया, मतलब कि दूसरे स्पीशीज को, तीसरे बार में तीसरे पार्ट को अलग कर दो, मतलब तीसरे स्पीशीज को, चौथे बार में चौथे पार्ट को अलग कर दो, चौथे स्पीशीज। इस तरीके से धीरे 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 बहुत सारे पार्ट्स को अलग कर दिया, बहुत सारे स्पीशीज को कर दिया। एक समय ऐसे आ कि एरोप्लेन जो है वो बिल्कुल भी स्टार्ट होने के कंडीशन में नहीं रहेगा। कहने का मतलब वही है कि जब इसके पूरे पार्ट्स को डैमेज करेंगे तो एरोप्लेन जैसे डैमेज हो रहा है, सेम एज दैट जब हम पूरे स्पीशीज को निकालेंगे तो एक समय के बाद हमारा ये इकोसिस्टम बचने वाला नहीं है। वही कह रहा है कि समय के साथ ही सब कुछ बर्बाद हो सकता है। सून एरोप्लेन विल गेट वेरी सीरियस ट्रबल, एज अ रिजल्ट द प्लेन नेवर कैन फ्लाई, कभी वो उड़ नहीं सकता। की स्पीशीज ऑफ द इकोसिस्टम ऑल्सो गेट टू एन एक्सटेंट। तो यही सवाल है, यही इसका हाइपोथेसिस था, यही इसके कॉन्सेप्ट थे। काफी आसान, बहुत ही बेसिक, समझने की जरूरत है। एक बार जो हमने समझ लिया तो फिर भूलने वाले हम नहीं हैं, बस यही कॉन्सेप्ट है। इसको आप नोट करेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, फिर हम डिस्कशन करेंगे कुछ और चीजें। दैट इज की अगले सवाल की तरफ हम चलना पसंद करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 को। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं कि हमारा 9th क्वेश्चन हमारा क्या है और हमसे क्या पूछ रहा है। सो हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कहता है कि द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया फॉर ए वाइड वेराइटी ऑफ टैक्सा टर्न्स टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, गिव द वेरियस एक्सप्लेनेशन। अब देखिए सवाल क्या है, सवाल बहुत प्यारा सा है। कहता है कि एक रिलेशन है, किसमें रिलेशन है? तो रिलेशन बिटवीन किसमें? तो स्पीशीज रिचनेस में और एरिया फॉर ए वाइड वेराइटी ऑफ टैक्सा, तो एरिया के बारे में, ठीक। आउट टू बी ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा, दैट इज कहने का मतलब है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। क्यों ऐसा कह रहे हो सर? क्यों ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है?
तो आपको बता दें कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनने का रीजन ये है कि कहा गया कुछ ऐसा कि जब हम लोग किसी भी स्पीशीज और स्पीशीज के डाइवर्सिटी और एरिया के बीच में जब हम रिलेशन निकालने जाते हैं, जब चीज़ों को हम फाइंड आउट करना शुरू करते हैं, तो दिखता है कुछ ऐसा कि अगर हम इस छोटे से पीस ऑफ लैंड को अगर हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, इस छोटे से पीस ऑफ लैंड को अगर हम कंसीडर करते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है, इसको हम समझते हैं यहां पे इतने बड़े लैंड को हमने कंसीडर किया, इसमें हमें किसी दो तरीके के स्पीशीज यहां पर और एक यहां पर हमें देखने को मिला। लेट अस सपोज दैट ए एंड बी हमें देखने को मिला, ठीक है। हमने क्या किया, अगली बार हमने इस एरिया को थोड़ा बढ़ा दिया, कुछ किलोमीटर इधर चले गए, कुछ किलोमीटर इधर चले गए, कुछ किलोमीटर इधर एंड कुछ किलोमीटर इधर। तो कुछ किलोमीटर के एरिया बढ़ाने से हमें क्या देखने को मिला कि अगर हम अब इस इतने बड़े एरिया को कंसीडर करते हैं तो उसमें हमें ए बी भी आ गया हमारे पास, इधर कहीं हमें सी, इधर कहीं हमें डी, इस डायरेक्शन से कहीं हमें ई और इधर से हमें कहीं एफ देखने को मिला। हमने थोड़ी देर के बाद एरिया को और बढ़ाया और बढ़ा करके हम एरिया को यहां ले आए और फिर हमें एफ के बाद यहां पर हो सकता है जी, इधर हमें एच, इधर हमें आई, इधर हमें जे, इधर हमें के, इधर हमें एल, इस तरीके से और भी स्पीशीज जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दिए, कोई डाउट नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ा रहे हैं हमें स्पीशीज जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कह रहा है तो कह रहा है कि ये ग्राफ जो है भाई वो उठ रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि तुम कितना भी एरिया बढ़ा लो, नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वहां पर जाकर के वो रुक जाएंगे, उससे ज्यादा स्पीशीज नहीं है। नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो लिमिटेड है, तो नंबर ऑफ स्पीशीज जो लिमिटेड है तो एक समय के बाद आप कितना भी एरिया बढ़ा ले तो स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है वो लिमिटेड हो जाएगी। तो उसके बाद ग्राफ जो है वो आपका प्लेन होना शुरू हो जाएगा, स्टेबिलिटी उसको मिल गई, तो वहां से क्या होगा, ग्राफ जो हमारा बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। वो कहता है कि द जर्मन नेचुरलिस्ट एंड ज्योग्राफिस्ट अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट observed that within a region species richness increases with the increasing explored area. Explored, this is not R, this is actually area, ठीक है, बट ओनली अप टू ए लिमिट, एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद नहीं बढ़ने वाला। सो ग्राफ हमारा वैसा होगा, ओनली द लोगैरिथम स्केल एंड रिलेशनशिप इज द स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन। अब यहां पर इक्वेशन कौन सा है हमारे पास, इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड, ये हमारा रहता है। फिलहाल आप इसको नोट करें, फिर इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, राइट। इसको नोट करें, किसी तरीके का डाउट यहां तक है तो आप उसको पूछ सकते हैं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आगे हम बढ़ना चाहेंगे एंड डिस्कस करते हैं इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा सा। दैट इज कि यहां पर जो कहता है log s इज इक्वल्स टू log c प्लस z log a, जहां पर s जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्पेशियस रिचनेस को, a जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज एरिया हो गया हमारा, z जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ द लाइन है वो हमारा z जो है, एंड y is equals to y minus intercept. The value of z lies in the range of 0.1 to 0.2. z की वैल्यू 0.1 से 0.2 हो जाती है regardless of the taxonomic group or the regions in their process is called the species relationship area. इसको भी आप नोट कर ले, इसके ग्राफ को भी आप नोट कर लें, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, आप इसको नोट कर लिए और इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ें। तो इस तरीके से सॉल्व किया हमने अपने कुछ 9 क्वेश्चंस को। तो 9 क्वेश्चंस कुल मिलाकर के हमारे थे इस वाले चीज में, हमने उन सब के बारे में डिस्कशन किया, जाना समझा क्या कैसे क्यों है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन, इसी चैप्टर से हम केस बेस्ड क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। फिलहाल यहां पर अगर आपको किस तरीके के डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूंगा, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है। फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन देने की मुहिम ने आपके लिए हजारों वीडियोस बनाए हैं, जो सारे वीडियोस आप हमारे यूट्यूब पे देख सकते हैं या फिर ऐप पे देख सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे जाकर के देख सकते हैं। सारे वीडियोस को देखना है, अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना है, स्ट्रांग बनाना है, एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। तो इन्हीं अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।